नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 10 में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। संसद में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। गिलोटिन के जरिए बजट पारित कराने की तैयारी में सरकार। पंजाब सरकार और किसानों के बीच आज चंडीगढ़ में होगी बातचीत। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह की मौजूदगी में हल निकालने की होगी कोशिश। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की पुलिस हिरासत के आखिरी दिन, कोर्ट में होगी पेशी। शहर के कुछ हिस्सों से हटाया गया कर्फ्यू। अमेरिका में एलन मस्क के विभाग को झटका। फेडरल कोर्ट ने डेटा साझा करने पर लगाई रोक। कहा, जांच के नाम पर लोगों की गोपनीयता से खिलवाड़ स्वीकार नहीं। और साल 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत ने पेश की दावेदारी। खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की ओर से एक बड़ा कदम। और आइए न्यूज़ 10 की शुरुआत करते हैं संसद से जुड़ी हुई खबरों के साथ। संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा जल शक्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय बजट के संबंध में लंबित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक 3/2025 पर भी चर्चा होगी। दरअसल लोकसभा में आज विभिन्न अनुदान मांगों को गिलोटिन के माध्यम से पारित करवाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर भाजपा ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर आज संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा गृह मंत्रालय के कामकाज से संबंधित चर्चा होगी। साथ ही उच्च सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न निजी विधेयकों पर चर्चा होगी। सांसद जनता के मुद्दों से जुड़े कई निजी विधेयक इस दौरान पेश करेंगे। सांसद सरोगेसी, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा समिति, क्रिमिनल लॉ और कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे विषयों पर निजी विधेयक पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। ऋषि, अब से थोड़ी ही देर में संसद के सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आज का दिन बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से बजट सत्र के दूसरे भाग में अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित चर्चाएं जारी हैं और आज भी कई मंत्रालयों से संबंधित चर्चाएं सूचीबद्ध की गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आज सरकार की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से और विपक्ष दोनों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। यानी कि सभी सदस्य सांसदों से उपस्थित रहने के लिए उनको पार्टी की तरफ से निर्देश मिला है। साफ तौर से इस पूरी प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि जब तमाम मंत्रालयों से संबंधित चर्चाएं चल रही होती हैं और कई बार सदन में गतिरोध हो जाता है। कल हमने देखा था कि पूरे दिन सदन की कार्यवाही बाधित रही, बीच में भी सदन में जो गतिरोध देखने को मिला। तो ऐसे में जब कामकाज सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाता है और सरकार को लगता है कि इसको त्वरित गति से पारित करने की प्रक्रिया में शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि बजट को तय समय के अंदर पारित कराना ज़रूरी होता है, तो ऐसे में आज संभावना यही व्यक्त की जा रही है और इस मामले में सरकार की तरफ से साफ संकेत भी है कि गिलोटिन के माध्यम से इसको पारित कराया जा सकता है। और इसमें हम जानते हैं कि चूँकि बजट का एक ऐसा प्रावधान है जो वित्त विधेयक के रूप में अगर हम देखें तो इसमें विपक्ष की भी पुरजोर कोशिश होती है कि वहाँ पर अपने अंक स्कोर किए जाएँ। तो ऐसे में जो कट मोशन का जो प्रस्ताव होता है और वो विपक्ष की तरफ से लाया जाता है, जो वो कहता है कि कम से कम 1 रुपये का ही इसमें क्यों ना इसमें संशोधन कर दिया जाए, जो कि सरकार के लिए उचित नहीं माना जाता है। तो ऐसे में व्हिप के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि बहुमत के आधार पर बजट को हर हाल में पारित कराया जाए।
ऋषि, देखिए, सरकार और सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो मंशा साफ है। जिस तरह से आज 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, खासतौर पर कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है, तो किस तरह की रणनीति आज देखने को मिल सकती है? उन्होंने भी कहा है अपने अपने सांसदों को आज सदन में जरूरी तौर पर मौजूद रहने के लिए। देखिए, जब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से व्हिप है तो ये लाजमी है कि अपोजिशन की तरफ से भी व्हिप हो, क्योंकि जब वोटिंग की बात आती है तो सभी राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका जो संख्या बल है वो सदन के पटल पर दिखाई दे। ऐसे में जो हम गतिरोध की जो बात कर रहे हैं, कल जिस तरीके से गतिरोध देखने को मिला था, डीलिमिटेशन के मुद्दे पर लगातार हम देख रहे हैं कि गतिरोध है, और इसमें सभापति ने भी और लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि आप अलग अलग तरीके की जो स्लोगन वाले कपड़े पहनकर आते हैं, ये सदन की मर्यादा के विरुद्ध है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसको लेकर कल काफ़ी गहमा गहमी और हंगामा देखने को मिला था। आज देखना होगा कि क्या इस मसले पर विपक्ष का रुख रहता है, क्योंकि उनका जो विरोध है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो दिखाई दे रहा है। कभी सदन के अंदर वो ज़्यादा गतिरोध करने की उस स्थिति में रहते हैं, तो सदन के बाहर भी हमने देखा है कि निरंतर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में आज की परिस्थिति में, और हम देखते हैं कि शून्यकाल के दौरान जब अलग अलग मुद्दों पर बोलने का अवसर मिलता है, तो ऐसे में राज्यसभा में जिस तरीके से कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जाते हैं, कई बार विपक्ष के सांसद अड़ जाते हैं कि हमें इस पर स्थगन चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में जो गतिरोध होता है उससे भी सदन की कार्यवाही बाधित होती है। अभी हमें जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, अलग अलग पार्टियों ने कुछ कार्य स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिए हैं। देखना होगा कि अभी 10:30 बजे के आसपास जो पूरी परिस्थिति स्पष्ट होगी, तब पता चल जाएगा कि क्या मूड है विपक्ष का और किस तरीके से वो आज अपनी भूमिका सदन में रखना चाहता है। ऋषि, आज कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिए भी खास दिन है, क्योंकि अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होने की संभावना है। जिस तरह से जल शक्ति मंत्रालय की बात करें, उपभोक्ता मंत्रालय की बात करें, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की बात करें, तो किस तरह से आज सदन जो है वो सुचारू रूप से चलाए जाने की बाध्यता होगी सभी सांसदों के लिए? देखिए, अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जब ये चर्चा होती है, विस्तार से चर्चाएं होती हैं, और बजट सत्र के दौरान ये सबसे अच्छा अवसर होता है सभी के लिए, सांसदों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए, ट्रेजरी बेंचेस के सांसदों के लिए, कि वो जो बजट के जो प्रावधान हैं, क्योंकि देखिए बजट बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है गवर्निंग सिस्टम में, और बल्कि कहें कि पूरे ही देश के लिए, क्योंकि इसी से एक पूरी अर्थव्यवस्था की जो रूपरेखा है वो आगे बढ़ती है, और सरकार किस तरीके से खर्चा करेगी आगे आने वाले साल में, उसका एक लेखा जोखा अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से रखा जाता है। हमने कई बार देखा है कि विपक्ष के द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर भी अलग अलग मंत्रालयों में कुछ कुछ बदलाव देखने को मिल जाते हैं। वो मानते हैं कि इस तरीके से अगर यहाँ पर कुछ और एलोकेशन की ज़रूरत है, किस और मद में बजट को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, या उसका बाइफर्केशन किस तरीके से किया जाए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल होते हैं अलग अलग मंत्रालयों की चर्चा के दौरान। और हम जानते हैं कि आज गृह मंत्रालय से संबंधित जो चर्चा है वो भी आज सूचीबद्ध है, तो उसमें गृह मंत्री का बयान आ सकता है। ये जो तमाम बातें हैं, इसको लेकर अब जैसे उपभोक्ता मंत्रालय से संबंधित जो चर्चा है, अगर ये आगे बढ़ती है, कृषि मंत्रालय से संबंधित चर्चा आगे बढ़ती है, तो कृषि मंत्री उस पर जवाब देंगे। तो ये जो पहलू होते हैं, इसमें सरकार का तो पक्ष आता ही है, लेकिन कई बार विपक्ष भी अपनी बातों को रखकर सरकार के सामने ऐसी परिस्थिति लाता है कि सरकार उसे कई बार स्वीकार करती है। तो ये बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक बड़ा मजबूत पक्ष होता है, अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित चर्चा के माध्यम से बजट को पारित कराना। लेकिन जब ये चर्चाएं नहीं हो पाती हैं, गतिरोध बार बार देखने को मिलता है, तो जो संविधान में प्रदत्त प्रावधान है, जो गिलोटिन जैसा प्रावधान है, कई बार सरकार उसका उपयोग करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन संसद के दोनों ही सदनों में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि पंजाब सरकार ने किसानों को बातचीत करने के लिए न्योता भेजा है। किसानों और सरकार के बीच ये बातचीत आज चंडीगढ़ के पंजाब भवन में होगी। इस बातचीत में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया शामिल होंगे और किसानों के साथ 3 मार्च को रुकी हुई बातचीत को इस बैठक में आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक का ये निमंत्रण एसकेएम द्वारा 26 मार्च को पंजाब विधानसभा तक मार्च निकालने के आह्वान से पहले आया है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित किसानों के टेंट और स्थायी ढांचे को हटा दिया। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था।
किसानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद किसानों और विपक्ष के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी सरकार की दलील है कि राज्य में रास्ते बंद होने से व्यापार और उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जल्द समाधान जरूरी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मान सरकार के फैसले को किसान विरोधी बताया है। और इसके साथ ही पंजाब हरियाणा सीमा से किसानों को हटाने के बाद अब हाईवे पर वाहन परिचालन शुरू हो गया है। एक साल से अधिक समय से शंभू और खनौरी सीमा बंद थी। किसान सीमा पर दिल्ली कूच करने के लिए रास्ते खुलने के इंतजार में डेरा डाले बैठे थे। रुक करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर का, जहां हुई हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की पुलिस हिरासत का आज आखिरी दिन है। पुलिस फहीम खान को आज कोर्ट में पेश करेगी। फहीम पर दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। मामले में पुलिस ने अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं नागपुर के कुछ इलाकों में स्थिति नियंत्रित और शांति होने के बाद प्रशासन ने कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटा दिया है। 3 दिन बाद हिंसा प्रभावित कपिलवन और नंदनगढ़ इलाके से कर्फ्यू हटाया गया। साइबर सेल ने अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की है। साथ ही 10 एफआईआर की गई है। इसके अलावा पुलिस ने मामले में बांग्लादेश कनेक्शन मिलने का भी दावा किया है। वहीं इधर बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का उद्घाटन सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। बैठक आज से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगी। इसमें आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत का संबोधन होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होंगे, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 वर्षों के काम पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही संघ कार्य विस्तार की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा और देश समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन मंथन भी किया जाएगा। I will not say it's a celebration. For RSS, it's expansion and consolidation. More than celebration, it's expansion and consolidation of our work. So we are going through that analysis here in 3 days. Along with it, the social impact, which we have trying to bring a change in the society, that is social transformation. We discussed there about the right of Hindus in Bangladesh or human rights issues related to Hindus all over the world, and how a collaborative approach could be done to strengthen our society, not only in India, outside Bharat also. और न्यूज़ 10 में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत श्री अकाल। मेरा सोना मेरी खेती नू 4 चांद लगा रहा है। बल्ले बल्ले हो गया ये तो। बड़ीकर साहब कैसे का है? मेरा सोना मेरी दुकान में स्टॉक बढ़ा रहा है। हजारिका बाबू की खबर? हाल खबर सर, मेरा सोना मेरे बेटे का म्यूजिक एल्बम बना रहा है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 49वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले उत्सव पर्पल फेस्ट में शामिल होंगी। इस उत्सव का उद्देश्य विभिन्न विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और विकलांगताओं के इर्द गिर्द फैली गलत धारणाओं, पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को चुनौती देने के साथ ही समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शिर्ले अरियोर्कर-बोचफे से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके मुलाकात की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने राष्ट्रमंडल के प्रति भारत के दृष्टिकोण को साझा करते हुए उम्मीद जताई कि ये अधिक उद्देश्यपूर्ण, समसामयिक, कुशल, पारदर्शी और अपने सदस्यों के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बनेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आजम खान ने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज मामलों के राज्य से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। बता दें कि आजम खान ने अपनी याचिका में वर्तमान राज्य सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए मुकदमों के यूपी के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। वहीं आजम खान और उनके परिवार पर 2017 से अब तक करीब 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव के वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली ये घोषणाएं मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में एक बाधा है। याचिका में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं को लेकर की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं की घोषणाओं का हवाला दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे पर रोक लगाई जाए। रुक करते हैं त्रिपुरा का। त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्य के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय आज ही वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। इसके अलावा सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक और रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। इस बजट सत्र में 7 बैठकें होंगी और सत्र 1 अप्रैल को समाप्त होगा। साल 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अहमदाबाद में करने के लिए औपचारिक रूप से अपनी दावेदारी पेश की है। खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली पेश की है। अगर भारत का ये कदम सफल होता है तो 2010 के बाद दूसरी बार होगा जब भारत इस आयोजन की मेजबानी करेगा। खेल मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि इस पर कई सप्ताह से विचार चल रहा था। खेलों की मेजबानी में दिलचस्प दिखाने से संबंधित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है और भारत सरकार का पत्र भारतीय ओलंपिक संघ को कुछ दिन पहले भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक भारत की बोली आईओए और गुजरात राज्य द्वारा पेश की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, उनका ही रुख करते हैं। मुकेश, खेल की नज़र से अगर खेल के ग्राउंड की बात करें तो बहुत अच्छी खबर आ रही है जिसमें भारत ने मेजबानी की बात कही है। बिल्कुल संध्या, एक बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से जो आ रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, खेल मंत्रालय से, क्योंकि एक बड़ी पहल है और काफी टाइम से भारत 2030 कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर के अग्रसर था। अहमदाबाद में इसकी मेजबानी की दावेदारी पेश की गई है। अब ये देखना होगा बिड लगने के बाद भारत को ये बिड मिलती है नहीं मिलती। लेकिन 2010 में भी हमने एक सफल मेजबानी करी थी, तब दुनिया ने देखा था भारत ने किस तरह से वो मेजबानी करके दिखाया था कि खेलों को लेकर के भारत कितना अग्रसर है। और इस समय भारत में जो खेलों को लेकर के माहौल बना है पंजा, वो लाजवाब है। यानी 2030 की अगर मेजबानी मिलती है तो हम 2036 की ओलंपिक की मेजबानी भी जो है, जिसके लिए हम जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एक बड़ी पहल है और यहाँ से हमें मेजबानी अगर मिलती है तो भारतीय खेल का जो विश्व में दबदबा है और बढ़ेगा। जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो
या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, लगातार भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है। और ये पहल जो है, ये जो बिड है 31 मार्च तक जानी थी, उसके लिए सारे दस्तावेज जमा कर दिए गए। अब ये बिड जब अनाउंस होगी, क्योंकि और भी मुल्कों ने इसमें अपनी अपनी दावेदारी पेश करी है, भारत भी उसमें शामिल है इस दौड़ में, और भारत को मुझे लगता है ये मेजबानी मिलनी भी चाहिए, क्योंकि भारत ने समय समय पर ये करके दिखाया है कि जब जब उन्हें कोई भी आयोजन मिला है, अभी उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप करके दिखाया था, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे विश्व ने देखा किस तरह की हॉस्पिटैलिटी है, किस तरह का गेम है। अभी कुछ दिन पहले ही आईएसएसएफ शूटिंग की जो विश्व चैंपियनशिप थी वो यहाँ पर आयोजित की गई। तो तमाम तरह के जो विश्व स्तर की प्रतियोगिताएं वो भारत में आयोजित की जा रही है। भारत ने हर भारत में आयोजन से न केवल सुर्खियां बटोरी है, बल्कि ये साबित भी किया है कि भारत को जब मौका मिला है, भारत ने करके दिखाया। मुकेश, एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी की बात कही जा रही है, उसको एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि ओलंपिक खेल जो होने वाले 2036 में, उसकी मेजबानी का लक्ष्य भी भारत का है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। खबरों में बढ़े आगे आपको बताएं कि आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक वन को मान्यता देने, इसके महत्व को पहचानने और इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना की। वन न केवल 60,000 से अधिक वृक्ष प्रजातियों का घर है, बल्कि ये दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का भी समर्थन करते हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट देखिए। हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारे जीवन में वनों, वन भूमि और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक को मान्यता देने और उसकी रक्षा करने के लिए की गई थी। इस साल की थीम वन और भोजन है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि वन न केवल पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हमारे भोजन प्रणाली में भी उनका अहम योगदान है। वन फल, मेवे, मसाले और औषधीय पौधे देते हैं, जो दुनिया भर के लाखों लोगों को पोषण करते हैं। वनों से फसलों और पारिस्थितिकी तंत्र को मदद मिलती है, जिससे खाद्य उत्पादन संभव होता है। Viksit Bharat of 2047 needs to secure nutrition and livelihoods for 160 crore people. The challenge is vast, and the forests are an answer. They can strengthen our food systems while making economy greener. Forests not only feed us with fruits, nuts, and oilseeds, but they also keep agriculture alive by sheltering pollinators, providing fresh water, and keeping soils healthy. The livelihoods of 27.5 crore Indians depend on forest. Forests are our allies. Let's help them help us. वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके हवा को शुद्ध करते हैं और जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। ये पारिस्थितिकीय तंत्र न केवल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का घर है और अरबों लोग, विशेष रूप से स्वदेशी और ग्रामीण समुदायों के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करते हैं। आइए प्रकृति के साथ खड़े हो और एक हरित स्वस्थ भविष्य की दिशा में काम करें, क्योंकि एक समृद्ध वन एक पोषित दुनिया का आधार है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में शिक्षा विभाग को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आज इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए। संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने संबंधी अहम दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले ट्रंप एक स्कूल में पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1979 में संघीय शिक्षा विभाग बनाया तो उनके खुद के मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड ने इसका विरोध किया था। इतिहास में उन्हें सही साबित कर दिया गया है। 45 साल बाद भी अमेरिका किसी भी अन्य देश की तुलना में शिक्षा पर कहीं अधिक धन खर्च करता है, लेकिन फिर भी अमेरिका सफलता के मामले में सूची में सबसे निचले पायदान पर है। इसके साथ ही ट्रंप ने बीते 3 साल से अधिक समय से युद्ध का दंश झेल रहे यूक्रेन के साथ भी खनिज को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात कही है। और न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।